नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 4 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे। आज की करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? हमारा प्रश्न द्रौपदी मुर्मू को, कलराज मिश्र को, आनंदीबेन पटेल को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है आनंदीबेन पटेल को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगी। उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? हमारा प्रश्न है महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, केरल। इसका सही आंसर है केरल। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल, जहां भारत का पहला कोरोना वायरस मामला सामने आया था, यह राज्य वर्तमान कोरोना मामलों के ग्राफ को नियंत्रण करने में सफल रहा है। कोविड-19 ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने वाली शैलजा देश से एकमात्र वक्ता थी। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किए गए दुनिया भर के अन्य नेताओं में से एक है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरफी मोहम्मद खान। पर अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? और ऑप्शन है विजय रूपाणी ने, पीयूष गोयल ने, अशोक गहलोत ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पीयूष गोयल ने। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री और एनपीसी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। एनपीसी एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बैठक में सरकारी अधिकारियों, उद्योग संघों के नेताओं, उद्योग कप्तानों, ट्रेड यूनियन नेताओं और राज्यों की उत्पादकता परिषद और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई। बैठक में भाग लेने वालों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उत्पादकता सत्र को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इन प्रतिभागियों ने उच्च कुशल श्रम शक्ति के निर्माण के लिए शिक्षा और उद्योग के परस्पर संबंध जैसे विभिन्न सुझावों को सामने रखा। चैंपियन क्षेत्रों की पहचान की जो अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता रखते हैं, विशेषकर कृषि और औषध क्षेत्रों में एनपीसी द्वारा विशिष्ट कार्य योजनाओं के क्षेत्र निर्माण, आगे उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना और सीमांत क्षेत्रों आदि के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शन है हैदराबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, बेंगलोर। इसका सही आंसर है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया गया है। चुनिंदा शहरों में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स पर बैटरी स्वैपिंग मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल और मेसर्स सन मोबिलिटी के बीच एक गैर बाध्यकारी रणनीतिक समन्वय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बैटरी स्वैपिंग तकनीक स्लो चार्जिंग का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करती है। इस तरह यह ड्राइवरों को परिचालन घंटों का इष्टतम उपयोग करने में मदद करेगा। हाल ही में लॉन्च किया गया है मॉडल में कमर्शियल श्रेणी जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा सहित इलेक्ट्रॉनिक वाहन को लक्षित किया जाएगा, चाहे वो फैक्ट्री फिटेड या रेट्रोफिटेड हो। थ्री व्हीलर सेगमेंट में वैकल्पिक ऊर्जा समाधान प्रदान करने और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए QIS की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना जताई जा रही है। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। पर अगला प्रश्न है, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जनता को इस अभियान के विभिन्न जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा। इन जिलों में प्रति जिला 25,000 से अधिक लौटकर आए प्रवासी कामगार हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीनों तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक रोजगार सृजन सह ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ शुरू किए गए कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय है। पर अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कब से कब तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? हमारा प्रश्न 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक, 30 जून से 15 जुलाई 2020 तक, 1 जुलाई से 20 जुलाई 2020 तक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाना आह्वान किया गया है, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। संकल्प पर्व के तहत संस्कृति मंत्रालय ने अपने सभी अधीनस्थ कार्यालय, अकादमी, संलग्न संस्थान, संबद्ध संस्थान अपने अपने परिसरों में या उसके आसपास ही जहां भी संभव हो वहां अवश्य ही पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने को प्राथमिकता दे रहा है जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, वेल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है 30 जून को, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को। इसका सही आंसर है 30 जून को। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म अथवा संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संसदों की उन प्रक्रियाओं को चयनित करने के लिए बनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियाँ दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती है। साथ ही यह संसदों के लिए चुनौतियों का सामना करने और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए स्टॉक करने का भी एक मौका है। अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म अथवा संसदीय दिवस का इतिहास। इस दिवस की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसके अलावा यह दिन अंतर संसदीय संघ के गठन की तिथि को भी चयनित करता है, जो संसदों की वैश्विक संगठन और जिसे 1889 में स्थापित किया गया था। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गैब्रिएला क्यूवास वेरोन। इसकी स्थापना 1889 में की गई। इसके महासचिव हैं मार्टिन चुंगोगाय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी ऐपों पर बैन लगाया है? प्रश्न 50, 59, 70, 65। इसका सही आंसर है 59। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप क्यों ब्लॉक किए हैं? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से तमाम शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में बताया गया है, जो चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा को
अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने में किया जा रहा है जो भारत के बाहर स्थित हैं। इन आंकड़ों का संकलन और इनकी माइनिंग एवं प्रोफाइलिंग उन तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरनाक हैं। इस प्रकार उनका प्रभाव अत्यंत भारत की सार्वभौमता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। यह काफ़ी गंभीर मामला और तत्काल चिंता का विषय है जिसके लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं धोत्रे संजय शामराव। अगला, भारत में बैन की गई 59 चीनी ऐप। इनमें एक है टिकटॉक, शेयरिट, कवाई, यूसी ब्राउज़र, बिंदु ऐप, साइन, क्लैश ऑफ किंग, ड्यू बैटरी सर्वर, हेलो, लाइक, यू कैम मेकअप, अमाईकॉम, इम्यूनिटी, कैम ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, APUS ब्राउज़र, रोमनवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूडॉक्स, ब्यूट्री प्लस, वीचैट, यूसी न्यूज़, क्यू मेल, वीव्यू, एक्सेंडर, क्यू म्यूजिक, क्यू न्यूज़ फीड, बिको लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, अमाई वीडियो कॉल, एक्जोमी, वी साइंस, यस फाइल, एक्जोपोलर, विवा वीडियो, क्यू वीडियो, इन मित्तू, विंगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, ड्यू रिकॉर्डर, वर्ल्ट हाइड, कैच क्लियर, ड्यू ऐप स्टूडियो, ड्यू क्लीनर, ड्यू ब्राउज़र, हैको, प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चेत मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बिंदु ट्रांसलेट, वी मेट, क्यू इंटरनेशनल, क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू लॉन्चर, वी वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, ड्यू प्रीवेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस कब बनाया गया? प्रश्न है 30 जून को, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को। इसका सही आंसर है 30 जून को। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस अथवा एस्ट्रॉयड दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में बताने के लिए बनाया जाता है। लोगों को एस्ट्रॉयड के बारे में जानकारी देने के लिए इस दिन दुनिया भर में हर जगह कई आयोजन किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2016 में 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास हुए बहुत बड़े विस्फोट की वर्षगांठ को चयनित करने और एस्ट्रॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस मनाए जाने का 1/RES/71/90 को अपनाया था। एस्ट्रॉयड क्या होता है? सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते रहते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड हैं जिसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है। एस्ट्रॉयड बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक एस्ट्रॉयड कंकड़ के दाने से लेकर 600 मील की चौड़ाई तक हो सकता है। उन्हें सौरमंडल के बचे हुए पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के निदेशक हैं सिमेटा डी पिप्पो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट की कोलोगछु पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका। इसका सही आंसर है भूटान के साथ। भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की कोलोगछु पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच कोलोगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोलोगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भूटान के ट्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के संतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना के 2025 की अंतिम छमाही तक पूरा होने की संभावना जताई गई है।
600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना पूर्वी भूटान में तसा यगत्से जिले में खोलोगत्सु नदी के जलमार्ग पर स्थित है। इस परियोजना में 95 मीटर की ऊंचाई वाले करकेट के बांध से गिरे पानी के साथ 150 मेगावाट ट्राइबाइन का भूमिगत बिजली घर शामिल है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते तसेरिंग और भूटान की मुद्रा है भूटानीज नेगलूट्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के किस फुटबॉलर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है अमेरिकन, केविन ट्रेप, मारियो गोमेज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मारियो गोमेज ने। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने फुटबॉलर से संन्यास लेने की घोषणा की है। जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए। उन्हें अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक जाना जाता है। मारियो गोमेज अपने फुटबॉल करियर के दौरान विभिन्न क्लबों के लिए खेले थे। उन्हें 2007 में स्टटगार्ट के लिए खेलते हुए बुंडेसलीगा खिताब जीता और वायरन म्यूनिख के लिए खेलते हुए 2 और खिताब अपने नाम किए। उन्हें 2013 में बेनर के 3 जीतने वाले सीजन में चैंपियंस लीग भी जीता। उनके नाम पर 328 बुंडेसलीगा में कुल 170 गोल हैं। अगला प्रश्न है, रूस किस वर्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रहा है? हमारा प्रश्न है 2021, 2022, 2023, 2024। इसका सही आंसर है 2023 में। रूस की एनर्जी अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि वह 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए गए नए अनुबंध की शर्तों के अनुसार पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाएगा, जिसे स्पेस एडवेंचर्स कहा जाता है। दोनों कंपनी के संयुक्त समझौते के तहत 2023 में 2 पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। अभियान मई 2020 में एलोन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा पहले सफल मिशन के साथ मेल खाता है। ऐतिहासिक घटना ने स्पेस एक्स को अंतरिक्ष यात्रियों को ISS को एक पुनः प्रयोज्य क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर लॉन्च करते हुए देखा, जो अंतरिक्ष में मनुष्यों को बंद करने में रूस के प्रभावी एकाधिकार के लगभग 10 वर्षों को समाप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करें स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।